आज दोस्तों हम फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि आधार सुपरवाइज़र का अगर आप भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आधार सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम का क्वेश्चन अगर आपको भी चाहिए तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 509 क्वेश्चन का हम आपको इसमें वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। क्वेश्चन भी बताने वाले हैं और आंसर क्या होगा आंसर भी बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन को और आंसर को वीडियो को देख के आप सभी जानकारी समझ सकते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको 100% इसमें सफलता मिलेगी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और सारी जानकारी को समझे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे ओपन कर लिए हैं ऐप को ओपन कर लेने के बाद देखिए हम इस अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9, तो इसमें 9 अध्याय दिए गए हैं। सभी अध्याय का हम आपको बारीकी से कैसे आपको इसमें क्वेश्चन कौन सा है आंसर कौन सा है सभी जानकारी बताने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और सारी जानकारी को समझे। सबसे पहले अध्याय 1 पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पढ़ना, तो यहाँ पे देखिए पढ़ना पे क्लिक कर लेंगे। पढ़ना पे जो क्लिक करेंगे कुछ समय इंतजार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यदि आप प्रश्न या विकल्प में कोई गलती पाते हैं तो लाल बटन दबाएं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें गलत लगता है तो आप कमेंट करके आपको बता सकते हैं। निम्नलिखित में किसने आधार अधिनियम 2016 पारित करके यूआईडी की स्थापना की थी? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही ऑप्शन है भारत सरकार है। तो इस तरह से आप इसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें यूआईडीएआई को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो देखिए यहाँ पे 12 जुलाई 2016 को स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूआईडी जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो देखिए यहाँ पे यूआईडी संगठन जिम्मेदार है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा यूआईडी क्यों बनाया गया? देखिए यूआईडी क्यों बनाया गया, इसमें 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से देखिए जो इसमें सही है आपको पढ़ के, जैसे 1 और 2 सही है। डुप्लीकेट और नकली पहचान को ख़त्म करने के लिए मजबूत तकनीक प्रदान करने के लिए और पहचान प्रदान करने के लिए जिसे एक आसान लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। तो इस तरह से आप देखिए इसमें पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद आधार नामांकन अद्यतन विनियम 2016 कब आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था? देखिए इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें जो सही आंसर है 12 सितंबर 2017 को पारित हुआ था। उसके बाद देखिए इसमें आधार नामांकन अपडेट प्रक्रिया से आपका क्या तात्पर्य है? आधार नामांकन अपडेट की प्रक्रिया से जो तात्पर्य है, आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया जो है तात्पर्य है। तो यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे 4 इसमें एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिए गए, जो इसमें सही है उसका कलर आपको अलग ही दिखने को मिलेगा और उसके सामने आपको सही का निशान लगा हुआ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन सा इसमें चारों में से सही है। उसके बाद देखिए आधार बनाने के लिए जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक दोनों के निवासी डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नामांकन। उसके बाद देखिए 8वां नामांकन एजेंसी के माध्यम से व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था है? तो जो संस्था जो यहाँ पे बनाती है रजिस्ट्रार नामांकन एजेंसी के माध्यम से व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य के प्राधिकरण द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था है तो वो रजिस्ट्रार है। इसके बाद देखिए इसमें व्यक्तियों को खाली स्थान व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई भी संस्था है? नामांकन एजेंसी इनरोलमेंट एजेंसी व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई भी संस्था है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का इसमें जो बताया गया सत्यापनकर्ता प्रमाणक नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए खाली स्थान द्वारा नियुक्त कार्मिक है। तो देखिए इसमें रजिस्ट्रार सत्यापनकर्ता प्रमाणक नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कार्मिक है। इसमें जितने भी आप आधार बनाते हैं सभी का जो सत्यापन करते हैं रजिस्ट्रार के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद देखिए
11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में इसमें जो बताया गया वो खाली स्थान वह स्थान है जहां प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन अपडेट किया जाता है। नामांकन केंद्र इनरोलमेंट एजेंसी वह स्थान है जहां पे आप नया आधार बना सकते हैं और यहां पे आधार में अपडेट करवा सकते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर में खाली स्थान नामांकन केंद्रों पर नामांकन अपडेट की प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है। तो देखिए यहाँ पे नामांकन पर्यवेक्षक एक प्रमाणित कर्मचारी है। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर में निम्नलिखित में से कौन यह सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति ही नामांकन आस्थान प्रक्रिया को संभाले। तो देखिए ये जो कोई भी यहाँ पे जो नामांकन केंद्र चलते हैं या तो अपडेट सेंटर जो आधार सुधार केंद्र चलते हैं या तो उसमें सारी काम होते हैं, जैसे नया आधार बनाया जाता है या सुधार किया जाता है, उसको कौन यहाँ पे हायर करता है, तो इनरोलमेंट एजेंसी हायर करता है। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर खाली स्थान ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार कौन है, परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी इसका जिम्मेदार है। उसके बाद देखिए नीचे आ जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर में रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एक व्यक्ति है जो किसी एक व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। उस कौन इसका पहचान करता है, तो पर्चे करता है इसका पहचान करता है। उसके बाद नीचे आएंगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर में आपको खाली स्थान रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एक व्यक्ति है जो किसी एक व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। उसका पहचान करता जो है पर्चे करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें जो हम आपको बताने वाले हैं अध्याय 1 में UID और आधार का जो पर्चे है उसके बारे में बताने, उसी के रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर में आधार नामांकन अपडेट करवाने के लिए कौन लागू हो सकता है। तो देखिए आधार नामांकन अपडेट करवाने के लिए इसमें एक व्यक्ति जो भारत में 182 दिनों से अधिक से रहता हो वो इसमें अपडेट या नया एनरोलमेंट करवा सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो 182 दिन से भारत में रह रहा हो। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, देखिए नीचे आ जाने के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, नामांकन पहचान EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित अंकों की संख्या है। जो आपको इनरोलमेंट जब आप आधार नया आधार बनाते हैं या तो सुधार करवाते हैं तो उस समय जो आपको यहाँ पे एक नामांकन ID दी जाती है, नामांकन पहचान संख्या ID दी जाती है, वो कितने अंकों की होती है। तो देखिए इनरोलमेंट नंबर जो भी आपको दिया जाता है, इनरोलमेंट ID दिया जाता है वो 28 अंकों का होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर में आपको जो बताया गया है निवासी वह व्यक्ति है जो आधार नामांकन अपडेट करने के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए भारत में रह रहा हो। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बताए हुए थे कि जो 182 दिनों से पहले भारत में रह रहा है या तो वो अपना नया आधार बनवा सकता है या तो आधार में कुछ भी संशोधन करवा सकता है, अपडेट करवा सकता है। उसी क्वेश्चन को घुमा के यहाँ पे बताया गया है। देखिए खाली स्थान में आपको इसमें 182 इसमें डालना होगा। तो देखिए इसका जो आंसर है 182 है। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में किस संपर्क नंबर कोई भी निवासी आधार से संबंधित अपनी चिंताओं या शिकायतों के समाधान के लिए कॉल कर सकता है। तो देखिए अगर कोई भी आधार से जुड़ी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है या तो कंप्लेंट करनी है तो आप 1947 पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, आधार है क्योंकि। उसके बाद खाली स्थान, देखिए किसी भी दो निवासियों के पास समान आधार संख्या नहीं हो सकती। एक आदमी के पास जो आधार संख्या है वो आधार संख्या किसी भी दूसरे आदमी के पास कभी भी नहीं हो सकती। एक नंबर का चेंजिंग उसमें ज़रूर होगा। एक परिवार को एक विशिष्ट मान्यता प्राप्त ID मिल सकती है। तो देखिए इसका जो आंसर है पहला नंबर 21 नंबर का एक A जो है
पहला 21 का ए सही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन नामांकन सेटअप का एक घटक नहीं है। तो इसका जो एक घटक नहीं है, बॉम्ब डिटेक्टर एक घटक नहीं है, कंप्यूटर तो होगा नहीं, बायोमेट्रिक्स तो होगा नहीं, आइरिस स्कैनर होगा नहीं, तो इसका जो है घटक बॉम्ब डिटेक्टर नहीं है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में देखिए दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सत्य है। एक व्यक्ति कई आधार नंबर प्राप्त कर सकता है, तो नहीं, एक व्यक्ति सिर्फ एक ही आधार नंबर प्राप्त कर सकता है। दूसरा, आधार निवासियों का वित्तीय गठन एकत्र करता है, नहीं। आधार को नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं। उसके बाद चौथा, आधार सफल प्रमाणीकरण के अधीन निवासी की पहचान को सक्षम बनाता है। तो इसका जो 23 नंबर का डी को इसमें राइट आंसर है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं और याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आधार निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए दिए गए में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए दिए गए में से निवासी का नाम और पता का उपयोग किया जाता है, या तो उंगलियों के निशान का प्रयोग किया जाता है, या तो आइरिस का। तो इसमें देखिए 2 और 3 इसका आंसर होगा, उंगलियों के निशान और आइरिस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आ जाने के बाद देखिए दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सत्य है। यह सिर्फ एक और कार्ड है। आधार बनाने के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और डिकोड करेगा। तो देखिए इसका जो आंसर है बी है, 25 का बी आंसर सही है। उसके बाद आधार अन्य सभी आईडी की जगह लेगा। जाति, धर्म, भाषा जैसी प्रोफाइल जानकारी एकत्र करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आधार में कोई भी जाति आपको जब भी आधार बनवाते हैं तो कोई भी जाति के बारे में नहीं पूछी जाती है। तो इस तरह से देखिए इसका जो आंसर है बी है 25 का। उसके बाद 26 का पे आते हैं। 26 पे देखिए खाली स्थान, एक निवासी को आधार संख्या बताने के लिए एक दस्तावेज है। आधार पत्र, आधार पत्र एक निवासी को आधार संख्या बताने के लिए एक दस्तावेज है। उसके बाद नीचे आएंगे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 का जो है आधार का इस्तेमाल नागरिकता साबित करने के लिए किया जा सकता है, नहीं। नागरिकता साबित करने के लिए आप आधार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो आंसर है इसका गलत आंसर होगा। देखिए सच और गलत, तो इसमें आपको गलत में ठीक लगाना है। गलत आपको इसमें ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो इसमें आपको गलत वाले में ऑप्शन में टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर में देखिए आधार भारत के सभी निवासियों को कवर करेगा जो आधार नामांकन अपडेट की तारीख से 180 दिनों के लिए भारत में रह रहे हैं, सच। उसके बाद देखिए यूआईडी का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ किसी भी समय कहीं भी प्रमाणित करने के लिए सशक्त बनाना है। तो देखिए ये भी जो इसका आंसर होगा सच और गलत। तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर जो है सच होगा। तो इस तरह से देखिए 29 का आंसर भी आपको पता लग गया। उसके बाद 30 नंबर पर आएंगे। 30 नंबर पर आ जाने के बाद देखिए आधार एक 15 अंकों की संख्या है, तो नहीं, ये जो आंसर है इसका गलत होगा। आधार जो है 12 अंकों की संख्या होती है, नहीं कि 15 अंकों की। तो देखिए यूआईडी और आधार का जो परिचय है उसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका जो चैप्टर है क्लोज हो गया। इस चैप्टर में 30 ही क्वेश्चन हैं। अगले चैप्टर के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं और किस रिलेटेड से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अध्याय 1 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अध्याय 2 पे क्लिक करेंगे। अध्याय 2 पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पढ़ना का ऑप्शन दिया गया है। पढ़ना वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। पढ़ना वाले ऑप्शन पे जो क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अध्याय 2 का जो प्रश्न है यहाँ पे खुल के आ जाएगा और आंसर भी यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आंसर जो इसमें दिए गए हैं, रजिस्ट्रार, नामांकन एजेंसी और नामांकन कर्मचारी के बारे में आंसर क्वेश्चन और आंसर इसमें दिए गए हैं। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था रजिस्ट्रार बनने के योग्य है। कोई भी व्यक्ति, केंद्र सरकार, मंत्रालय, राज्य सरकार के अधीन कोई भी संस्था, भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय चलाने में सक्षम हो। तो इसका जो आंसर है बी होगा, केंद्र सरकार, मंत्रालय, राज्य सरकार के अधीन कोई भी संस्था। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। रजिस्ट्रार को नहीं करना चाहिए। क्षेत्र स्तरीय निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार। उसके बाद आधार नामांकन के बारे में प्राप्त जानकारी प्रदर्शित करें और उनकी वेबसाइट पर अपडेट करें। तीसरा,
आधार नामांकन अपडेट के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग करें। उसके बाद चौथा, UIDO को ज़रूरत पड़ने पर उसके कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति दे। तो इसका जो आंसर है देखिए यहाँ पे 2 का जो है आंसर सी होगा। आधार नामांकन अपडेट के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग करें। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे 3 का जो आंसर है, रजिस्ट्रार हर समय आधार नामांकन अपडेट के लिए खाली स्थान में निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेंगे। तो देखिए जो इसका आंसर होगा GFR नियम दिया गया है। उसके बाद आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम दिया गया है। उसके बाद 1 और 2 दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है 3 का जो आंसर है ए होगा, आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पे जो क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एजेंसियों के आवेदकों का मूल्यांकन करने और पात्र एजेंसियों को नामांकन एजेंसियों EA के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो जिम्मेदार है केंद्रीय मंत्रालय है कि 1 और 2 दोनों है, UID है। तो इसका जो जिम्मेदार है रजिस्ट्रार और UID है। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, 5 नंबर में रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है। तो रजिस्ट्रार की जो मूल जिम्मेदारी है इसमें सभी है, जैसे आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियमों का पालन करना, नामांकन एजेंसियों को काम पर रखना, नियुक्त करना और उसके कामकाजों की निगरानी करना, सुनिश्चित करें नामांकन और रद्दन संचालन के लिए किसी भी नामांकन एजेंसी और उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति प्रमाणित है। तो इसमें जो आंसर है इसका चारों उपरोक्त सभी होगा। तीनों जो इसमें दिए गए हैं 5 का, तीनों ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाने के बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था नामांकन एजेंसी बनने के योग्य है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो है रजिस्ट्रार UIDAI द्वारा निर्दिष्ट नामांकन एजेंसी के लिए RFE में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति जो वेबसाइट चलाने में सक्षम हो, कोई भी व्यक्ति प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक, कोई भी व्यक्ति जिसके पास आधार नामांकन अपडेट डिवाइस हो। तो देखिए इसका जो 6 का आंसर होगा ए होगा, रजिस्ट्रार UIDAI द्वारा निर्दिष्ट नामांकन एजेंसी के लिए RFI में उल्लिखित शर्तों का जो पालन सभी शर्तों का पालन करता हो, रजिस्ट्रार और UID का जो भी शर्तों का पालन करता हो, कोई भी व्यक्ति इसका नामांकन एजेंसी बनने के योग्य है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड एक व्यक्ति को पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए पात्र होने के लिए योग्य होना चाहिए। 1 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र का प्राप्त करना चाहिए था, कंप्यूटर की मूल बातें से प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए था। तो इसका जो आंसर है देखिए 1, 2, 3 और 4 जितने भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन होगा। आपके पास यहाँ पे आपका उम्र जो है 18 साल होना चाहिए और यहाँ पे आधार सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पे एनरोलमेंट एजेंसी अगर खोलना चाहते हैं तो आपके पास आपका उम्र जो है 18 साल होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए और यहाँ पे कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ही इस एनरोलमेंट एजेंसी खोल सकते हैं या तो आधार सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, इसमें देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में EA पर्यवेक्षक के रूप में अपनी भूमिका शुरू करने से पहले एक व्यक्ति के पास निम्न में से क्या करना चाहिए। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कंप्यूटर शिक्षा प्रमाण पत्र में मूल बातें होनी चाहिए, स्नातक होनी चाहिए, स्थानीय भाषा के कीबोर्ड और लिप्यंतरण के साथ सहज होना चाहिए, दिए गए क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति होना चाहिए। तो इसका जो आंसर 8 का सी होगा, स्थानीय भाषा के कीबोर्ड और लिप्यंतरण के साथ सहज होना चाहिए। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन नामांकन केंद्र पर स्थापित और परीक्षण किए गए आधार क्लाइंट के साथ लैपटॉप डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है।
तो इसमें जो जिम्मेदार है ऑपरेटर और पर्यवेक्षक है। प्राधिकरण नहीं होगा, रजिस्ट्रार नहीं होगा, IT तकनीशियन नहीं होगा। इसका जो जिम्मेदार है ऑपरेटर पर्यवेक्षक है। 9 का जो आंसर होगा C होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में पर्यवेक्षक को नामांकन एजेंसी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना ऑनबोर्डिंग फॉर्म जमा करना होगा, जो बदले में सत्यापन के लिए संबंधित खाली स्थान को फॉर्म जमा करता है। तो देखिए इसका जो आंसर है प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय में जितना भी आपका ऑनबोर्डिंग का जो करवाएंगे, तो ऑनबोर्डिंग के समय जितने भी डॉक्यूमेंट आपको मांगे जाएंगे सभी प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा। सत्यापन अधिकारी के पास नहीं जमा करना होगा, एक और पर्यवेक्षक के पास नहीं जमा करना होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं जमा करना होगा। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में निम्नलिखित में किसे ऑपरेटर पर्यवेक्षक ऑनबोर्डिंग के दौरान नामांकित उपयोगकर्ता के रूप में माना जाता है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा आंसर सही है हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। एक उपयोगकर्ता जो अन्य निवासियों का परिचय देता है, जो POI या POA का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, तो ये आंसर जो है गलत है। उसके बाद एक उपयोगकर्ता जिसने आधार प्राप्त करने के लिए नामांकन फॉर्म भरा है। उसके बाद तीसरा, एक उपयोगकर्ता जो आधार के लिए नामांकन कराने के लिए नामांकन केंद्र में उपस्थित हुआ है। ये जो तीनों आंसर है इसका गलत है। चौथा आंसर जो है इसका सही है। देखिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया है और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित है। तो इसका 11 का जो आंसर है D है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आ जाने के बाद देखिए यहाँ पे 12 नंबर में पूछा गया है पर्चे आधारित नामांकन के मामले में दी गई अतिरिक्त जानकारी में से कौन सी एकीकृत की जाएगी। पर्चेकर्ता के हस्ताक्षर, पर्चेकर्ता के अंगूठे का निशान, पर्चेकर्ता के आधार नंबर। इसका जो आंसर है दिए गए विकल्प में से सभी होगा। पर्चेकर्ता का सिग्नेचर भी ले जाएंगे, अंगूठे का निशान भी ले जाएंगे और आधार नंबर भी लिए जाएंगे। तो 12 का जो आंसर है D होगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में जो पूछा गया है नामांकन केंद्र के प्रबंधन के हिस्से के रूप में एक पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। उसके बाद देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, आधार ग्राहक पर प्रत्येक नामांकन साइन ऑफ करें। उसके बाद यह सुनिश्चित करने के लिए आधार सुविधा खोजे का उपयोग करें, नए निवासियों ने कभी नामांकन नहीं किया है। तो ये भी जो है इसका आंसर गलत है, दोनों A और B गलत है। उसके बाद सुनिश्चित करें कि ऑपरेटर प्रत्येक आधार नामांकन अपडेट के बाद अपनी बायोमेट्रिक पुष्टि प्रदान करता है। इसका जो आंसर होगा देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का दिए गए सभी विकल्प। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो जितने भी इसमें तीनों ऑप्शन दिए गए सभी सही होगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशनों को प्रत्येक खाली स्थान में कम से कम एक बार सिंक किया जाए। देखिए यहाँ पे कम से कम 10 दिनों में एक बार आपका नामांकन स्टेशन जो है सिंक किया जाए। उसके बाद नीचे आ जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर में जो पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या एक पर्यवेक्षक को डेटा का बैकअप, सिंक और निर्यात सुनिश्चित करना चाहिए। तो देखिए इसमें सभी नामांकन डेटा का दिन में 2 बार बाहरी हार्ड डिस्क पर बैकअप ले, सभी दिन प्रतिदिन नामांकन विवरण भेजे आपकी व्यक्तिगत ईमेल ID। उसके बाद आप नामांकन स्टेशनों को हर दिन 10 दिनों में कम से कम एक बार सिंक करें। चौथा, निर्यात किए गए डेटा के लिए एक रजिस्टर बनाए रखें। पाँचवा, गूगल क्लाउड पर सभी डेटा सहेजें। तो देखिए इसका जो आंसर होगा 15 का A होगा, C होगा और D होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाए गए नामांकन पैकेट की समीक्षा करने की अनुमति देना चाहिए। तो नहीं देना चाहिए। ये जो आंसर है इसका गलत होगा, इसका आंसर जो होगा गलत होगा। उसके बाद 17 नंबर में दर्ज किए गए नामांकन डेटा में कोई त्रुटि पाए जाने पर निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। दर्ज किए नामांकन डेटा में अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विवरणों को सही ढंग से भरने के लिए विवेक का प्रयोग करें,
दूसरा, एक पर्यवेक्षक को सही डेटा की पहचान करने की आवश्यकता है। तीसरा, निवासी को सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र में आने के लिए सुनिश्चित करें। तो इसका जो आंसर होगा 17 का सी होगा। उसके बाद देखिए डी में दिया गया है निवासी के घर जाओ और सही विवरण इकट्ठा करो। ऐसा नहीं है, इसका 17 का ए, डी और डी आंसर गलत होगा और सी इसका सही होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में दिन के अंत में समीक्षा के बाद पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए इसमें कौन सी कार्रवाई करें। उसका फिंगरप्रिंट देकर साइन अप करें, अधिकार को एक मेल भेजें, दिन के लिए नामांकित निवासियों को ब्लॉक SMS भेजें, ऑपरेटर को अपना फिंगरप्रिंट देकर साइन अप करने के लिए कहें। तो इसका जो आंसर होगा 18 का ए होगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में जो बताया गया है, एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्रों में कार्यों की निगरानी और ऑडिट करता है। ऑडिट फीडबैक पूरी टीम की मदद से करता है। तो इसका जो ऑप्शन है 4 है। देखिए अंडर परफॉर्मिंग ऑपरेटर्स को हटाए, ये भी इसका गलत होगा। 19 का देखिए ये गलत होगा। उसके बाद उन ऑपरेटरों के वेतन में कटौती करें जिनका प्रदर्शन बेंचमार्क तक नहीं है। इसका 19 का बी भी गलत है। उसके बाद देखिए 19 का सी, नामांकन संचालन और डेटा गुणवत्ता में सुधार क्षेत्रों की पहचान करें। तो 19 का जो आंसर है सी होगा, सही आंसर सी होगा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद देखिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन है। ऑपरेटर पर्यवेक्षक एक व्यक्ति जो सफाई, बिजली कनेक्शन, ECT जैसे नामांकन एजेंसियों के कार्य को संभालता है। तो ऑपरेटर पर्यवेक्षक ये नहीं है। उसके बाद देखिए बी, प्राधिकरण और नामांकन एजेंसी के बीच मध्यस्थ, ये भी नहीं होगा। 20 का सी, एक नामांकन एजेंसी द्वारा नामांकन स्टेशनों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए नियोजित एक व्यक्ति। तो ऑपरेटर पर्यवेक्षक देखिए ये हो सकता है, 20 का सी होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए काम करने के लिए पात्रता मानदंड है। तो इसमें देखिए जो मानदंड रखे गए हैं, व्यक्ति की जो आयु है 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए, व्यक्ति को स्नातक पास होना चाहिए, व्यक्ति को जावा में विशेषज्ञ होना चाहिए। डी, व्यक्ति को एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे व्यक्ति ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका निभाना चाहता है उसके पास यहाँ पे आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद ही इस चीज़ को मानदंड को पूरा कर सकता है। उसके बाद देखिए इसका 21 का डी आंसर सही होगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक को निवासी के आधार नामांकन या अपडेट फॉर्म की जांच करते समय सुनिश्चित करना चाहिए। सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर, निवासी के अंगूठे का निशान, इसमें ऑपरेटर का थंब प्रिंट, क्या परिचयकर्ता HOF के हस्ताक्षर है। तो देखिए इसका जो आंसर है सी होगा। तो इस तरह से आप पढ़ के और देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 22 का सी आंसर सही है। 23 का देखिए आंसर क्वेश्चन जो दिया गया है, ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निवासी का बायोमेट्रिक्स और आइरिस कैप्चर करते समय उसकी स्क्रीन बंद हो नहीं। और जो यहाँ पे निवासी का जो बायोमेट्रिक और आइरिस जो कैप्चर करेंगे तो उसका जो यहाँ पे स्क्रीन कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा आपको नहीं होगा, तो नहीं में आपको टिक लगा देना है। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में जो पूछा गया है, ऑपरेटर को निवासी से दर्ज किए जा रहे डेटा को क्रॉस चेक करने और साइन अप करने से पहले निवासी के साथ जनसांख्यिकीय डेटा की समीक्षा करने के लिए कहना चाहिए। जो भी यहाँ पे ऑपरेटर होंगे, जो भी यहाँ पे जैसे नया इनरोलमेंट करते हैं या तो अपडेट करते हैं, अपडेट करने से पहले यहाँ पे जो कन्फर्मेशन एक कन्फर्म का मैसेज आता है, जो भी सुधार किया जाता है या तो नया आधार बनाया जाता है, तो उससे पहले जो भी यहाँ पे कस्टमर रहता है उस कस्टमर को आपको दिखाना होगा, एक बार कंफर्म कराना होगा, उसके बाद ही आगे प्रक्रिया कर सकते हैं। तो देखिए ये जो ऑप्शन है इसका सही होगा, सच होगा, गलत नहीं होगा, सच होगा। तो देखिए नीचे आ जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर में आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के मामले में जो CLC ऑपरेटर बनना चाहती है उसकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। 10वीं पास उसकी न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए जो आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के मामले में CLC ऑपरेटर बनना चाहती है। उसके बाद देखिए
निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटर के ऑनबोर्डिंग को स्वीकृत या अस्वीकार करने का प्राधिकार है? तो इसमें जो आंसर है 26 का 4 ऑप्शन दिए गए। कोई अन्य ऑपरेटर इसका रिजेक्ट और पास नहीं कर सकते हैं कोई भी ऑपरेटर को। यूआईडी क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा यहाँ पे स्वीकृत और अस्वीकार किया जाता है। पर्यवेक्षक भी नहीं कर सकते और निवासी भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में जो पूछा गया है, बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? बच्चे का नामांकन करने के लिए CLC टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, न कि कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसमें CLC क्लाइंट स्थापित हो, कोई भी लैपटॉप जिसमें CLC क्लाइंट स्थापित हो। नामांकन प्रपत्र, इसका जो आंसर है 27 का ए सही होगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर में आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में CLC ऑपरेटर जोड़ने के लिए इनमें से क्या किया जाता है? और 28 का जो है देखिए यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन है। ऑपरेटर के मूल पहचान प्रमाण दस्तावेज ले। उसके बाद बी, ऑपरेटर के हस्ताक्षर ले। सी, ऑपरेटर का बायोमेट्रिक्स ले। ऑपरेटर के मूल योग्यता प्रमाण पत्र ले। तो इसका जो आंसर होगा 28 का सही आंसर सी होगा, ऑपरेटर का बायोमेट्रिक्स ले। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, सत्यापनकर्ता कौन होता है? सत्यापनकर्ता देखिए यहाँ पे जो यह सत्यापित करता है कि दिए गए बायोमेट्रिक्स सही है या नहीं। तो देखिए 29 का जो ए है इसमें गलत है। उसके बाद बी, इसका आंसर सही होगा, जो दस्तावेजों और निवासी द्वारा जमा किए गए नामांकन अपडेट फॉर्म का सत्यापन करता है वही इसका सत्यापन करता होता है, न कि कोई जो यह सत्यापित करता है कि निवासी पहली बार नामांकन कर रहा हो, जो यह सुनिश्चित करता है कि निवासी पहले से कम स्नातक है। तो इसका जो आंसर है आप चारों पढ़ लेंगे। चारों पढ़ लेने के बाद जो आंसर देखिए इसमें हाईलाइट किया गया है जैसे ग्रीन कलर से, उसका आंसर आपको बी होगा। 29 का बी आंसर सही होगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए उपयुक्त है? तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में देखिए जो सही होगा, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी इसका उपयुक्त है, भूमिका के लिए उपयुक्त है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर में जो पूछा गया है, निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज POI के रूप में सत्यापन उद्देश्य के लिए स्वीकार्य है? तो इसका जो आंसर है बिजली का बिल 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। जो भी यहाँ पे जैसे आप एड्रेस करेक्शन करवाते हैं तो आप बिजली का बिल से एड्रेस का करेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन बिजली का बिल 3 महीने से पुराना नहीं हो। उसके बाद देखिए नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर में निम्नलिखित में से किस मामले में सत्यापनकर्ता सत्यापन से इनकार कर सकता है? देखिए इसमें 1 और 2 आंसर इसका सही है। जैसे यदि वो पाता है कि किसी दस्तावेज में विवरण संपादित किया गया है, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप लगाते हैं उसमें एडिट करके आप देते हैं तो उसको पता चल जाता है, तो आप उसके जो सत्यापन करता है उस सत्यापन के लिए इनकार कर सकता है। उसके बाद यदि शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी जमा की जाती है, जैसे आप कोई भी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगाते हैं तो सत्यापनकर्ता यहाँ पर सत्यापन के लिए मना कर सकता है। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में POI को निवासी के नाम और खाली स्थान के साथ एक दस्तावेज की आवश्यकता है। तो देखिए POI में फ़ोटोग्राफ की आवश्यकता होती है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर में एक निवासी ने आपसे आधार नामांकन के लिए संपर्क किया था। POI में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है, जबकि POA में यह चंद्रशेखर है। ऐसे मामले में आप क्या करेंगे? आवेदन को अस्वीकार कर देंगे। देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कोई भी चीज़ सुधार करते हैं, जैसे आपको नाम सुधार करवाना हो या तो एड्रेस सुधार करवाना हो, तो जिस डॉक्यूमेंट से सुधार करना है उस डॉक्यूमेंट में और निवासी के आधार कार्ड में सेम नाम होना चाहिए, उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। यही चीज़ इसमें पूछा गया है। तो वहाँ पे जो आवेदन है अस्वीकार कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर में जो पूछा गया है, यदि नामांकित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए 2 दस्तावेजी प्रमाण पत्रों में एक ही नाम में भिन्नता हो तो आप क्या करेंगे?
जैसे शैक्षणिक योग्यता में दिया गया नाम दर्ज करें, निवासी का पूरा नाम दर्ज करें, निवासी द्वारा सुझाए गए नाम दर्ज करें। तीनों जो आंसर है 35 का ए बी सी और ए बी सी गलत है। चौथा देखिए जो आंसर है डी 35 का डी POI दस्तावेज में दर्ज नाम जो है वही दर्ज करना होगा आपको। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर में ऑपरेटर के रूप में अपनी भूमिका निभाने से पहले ऑपरेटर को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से देखिए आधार नामांकन स्थल प्राधिकरण के वेबसाइट पर उपलब्ध संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री पढ़ें और प्रमाणित करें। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर का जो क्वेश्चन है पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्र पर कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई अतिरिक्त पैसा तो नहीं मांग रहा है। अगर मांग रहा है तो देखिए इसमें जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एकदम राइट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा सच होगा। उसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर में बैंकों सहित सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के किसी भी सेवारत सेवानिवृत्त अधिकारी को सत्यापनकर्ता के रूप में तैनात करने की अनुमति दी जा सकती है। तो इसका आंसर जो है सी होगा। उसके बाद देखिए नीचे आ जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र की जाती है और कोई सत्यापन नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसमें जो भी जानकारी दी गई है वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी है। इसका जो आंसर है 39 का ए होगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर में HOF और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। POR दस्तावेज सत्यापित करें, परिवार के सदस्यों का साक्षात्कार ले, DNA रिपोर्ट मांगे, परिवार के पड़ोसी पुष्टि करें। इसका जो आंसर है 40 का ए होगा, POR दस्तावेज सत्यापित करना होगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, परिवार का मुखिया हमेशा परिवार के सदस्य के साथ होना चाहिए जब परिवार का सदस्य नामांकित हो रहा हो। तो ये एकदम सही बात है, इसका जो आंसर है सच होगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर में HOF आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन अपडेट फॉर्म में HOF विवरण सत्यापित करना अनिवार्य है। नहीं, सत्यापित करना विवरण अनिवार्य नहीं है। ये जो आंसर है इसका गलत होगा, तो गलत आपको इसमें टिक लगाना होगा। उसके बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, HOF आधारित नामांकन के मामले में संबंध विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। इसका जो आंसर है गलत है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर में पर्चे आधारित नामांकन के मामले में अधिक जानकारी के रूप में केवल पर्चेकर्ता का नाम आवश्यक है। तो इसका जो आंसर है गलत होगा, इसका नाम आवश्यक नहीं है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर में आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करते समय धर्म और जाति को नोट करना अनिवार्य है। तो देखिए आधार बनाते समय कोई भी यहाँ पे धर्म और जाति का जो है डाटा नहीं पूछा जाता है। तो इसका जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आंसर आपको गलत होगा, सच नहीं होगा। उसके बाद परिवार के 46 नंबर क्वेश्चन, परिवार के मुखिया के नामांकन के मामले में HOF की आधार संख्या को उसके आधार पत्र से सत्यापित किया जाना चाहिए। हाँ, सत्यापित किया जाना चाहिए। इसके बाद देखिए इसका जो आंसर है सच होगा। देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन, आवासीय पता नामांकन के लिए आवश्यक एक अतिरिक्त जनसांख्यिकीय जानकारी है। तो आवासीय पता यहाँ पे जनसांख्यिकीय जानकारी नहीं होगा, इसका आंसर जो है गलत होगा। उसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर में निम्नलिखित में से कौन पर्चेकर्ता हो सकता है। पर्चेकर्ता आपको रजिस्ट्रार का कर्मचारी हो सकता है, परिवार का मुखिया हो सकता है, कोई भी भारतीय नागरिक हो सकता है, एक किसान हो सकता है। तो पर्चेकर्ता जो है यहाँ पे रजिस्ट्रार का कर्मचारी हो सकता है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, नाम एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जिसे नामांकन के दौरान प्रदान किया जाना आवश्यक है। तो देखिए नाम सही में एक जनसांख्यिकीय जानकारी है, तो इसका जो आंसर होगा सच होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर में लिंग एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जिसे नामांकन के दौरान प्रदान किया जाना आवश्यक है। तो देखिए इस लिंग एक सही में जनसांख्यिकीय जानकारी है, तो इसका आंसर जो है सच होगा। उसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर में ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से निवासी का मोबाइल नंबर लेना चाहिए और उसे नामांकन फॉर्म में दर्ज करना चाहिए। तो देखिए
ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से कोई भी ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल नंबर आप आधार कार्ड में दे ही नहीं भी दीजिएगा, तब पर भी यहाँ पे आपका आधार कार्ड अपडेट या सुधार हो सकता है। तो ये आंसर जो है इसका गलत होगा, सही आंसर इसका गलत होगा। उसके बाद देखिए, एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में जीपीएस निर्देशांक कैप्चर करना चाहिए, सही। एक ऑपरेटर जो होता है, इनरोलमेंट ऑपरेटर होता है, उसको दिन के शुरुआत में सबसे पहला जो यहाँ पे इनरोलमेंट करते हैं, उस शुरुआत जब वो लॉगिन करते हैं उस समय उनको जीपीएस यहाँ पे देना होता है। तो इसका आंसर सच होगा। उसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी जनसांख्यिकीय जानकारी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अलावा नामांकन कराने वाले सभी व्यक्तियों से एकत्र की जाएगी, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ऊंचाई, आँखों का रंग, तो ये चीज़ नहीं यहाँ पे ली जाएगी। उसके बाद नाम, लिंग, जन्म प्रमाण पत्र, माता का जन्म प्रमाण पत्र, ये भी नहीं ली जाएगी। देखिए नाम, जन्म तिथि, लिंग, आवासीय पता, ये चीज़ 5 साल का जो भी बच्चों का यहाँ पे नामांकन आधार बनाने में लगने वाले डॉक्यूमेंट है, नाम, जन्म तिथि और लिंग, आवासीय पता, नहीं कि आपको ये 53 का ए इसका गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है, सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 54 नंबर क्वेश्चन 54। एक निवासी भक्तियार राहुल शर्मा ने नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। सिस्टम में अपना नाम दर्ज करने के का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही है? भक्तियार राहुल शर्मा, ये तरीका जो है देखिए यहाँ पर सही है। उसके बाद BR शर्मा, ये तरीका गलत है। B राहुल शर्मा गलत है। BRS ये भी गलत है। तो इस तरह से आप भी समझ सकते हैं। अगर भक्तियार राहुल शर्मा बोला जाए आपको दर्ज करने के लिए, तो आप भक्तियार राहुल शर्मा ही उसमें दर्ज करेंगे, ना कि BR शर्मा, BR राहुल शर्मा, BRS, ऐसे आपको दर्ज नहीं करना है। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर में देखिए इसमें बताया गया है, सुकुमार राजपाल ने आधार के लिए नामांकन कराने के लिए आपसे संपर्क किया। आप पाते हैं कि उनके स्नातक प्रमाण पत्र, जिसे POI के रूप में प्रस्तुत किया गया है, के पास सुकुमार राजपाल, और जबकि बिजली बिल जिसे POA के रूप में जमा किया है। मैं राज सुकुमार पाल हूँ। इस मामले में आधार नामांकन फॉर्म में दर्ज किया गया नाम क्या होना चाहिए? तो देखिए आधार में जैसा कि निवासी द्वारा घोषित किया गया है, निवासी द्वारा जो नाम घोषित किया गया है वही उसके आधार में नाम होना चाहिए। इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर में एक ऑपरेटर को अपना दिन शुरुआत करने से पहले निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? पहला, सुनिश्चित करें कि सिस्टम पर दिनांक और समय, वर्तमान दिनांक, समय सही है। तो देखिए जो भी यहाँ पे ऑपरेटर होते हैं, सबसे पहले दिन जब लॉगिन करते हैं तो एक चीज़ सुनिश्चित कर ले कि उनका यहाँ पे डेट और टाइम सही है, GPS कैप्चर होना चाहिए। उसके बाद सभी निवासियों को SMS भेजे आने और नामांकन करने के लिए क्षेत्र। उसके बाद देखिए सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट प्राधिकरण दिशा निर्देशों के अनुसार है। तो इसका जो आंसर होगा 1 होगा, 2 होगा और 4 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से देखिए 56 का डी आंसर सही है। इसके नीचे आएंगे। 57 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, प्राधिकरण रजिस्ट्रारों को निवासियों से खाली स्थान चार्ज करने के लिए अधिकृत कर सकता है, जो कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं है। जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अद्यतन के लिए सुविधा शुल्क जो होगा उसको यहाँ पे जारी कर सकता है। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे। नीचे आ जाने के बाद 58 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए क्लाइंट लाइट अपडेट करें, इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, ना कि CMP CLP दिए गए में से कोई नहीं। तो इस 58 का क्वेश्चन नंबर का 58 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये होगा। उसके बाद 59 नंबर में प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार खाली स्थान आयु प्राप्त करने पर बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अद्यतन करने की आवश्यकता होगी, जो बच्चों के लिए एक अनिवार्य अद्यतन है। 5 साल 15 साल में जो भी बच्चों का यहाँ पे जैसे 5 साल से पहले उसका आधार कार्ड बनाया जाता है, तो यहाँ पे 5 साल के बाद उसका बायोमेट्रिक अपडेट किया जाता है और 15 साल के बाद उसका बायोमेट्रिक अपडेट किया जाता है, न कि 2 साल बाद और 12 साल बाद, न कि 10 साल बाद और 18 साल बाद, न कि 4 साल बाद और 16 साल बाद। तो इसमें देखिए बहुत सारे आंसर दिए गए हैं, लेकिन इसका आंसर जो है 59 का B आंसर सही होगा।
इस चीज़ में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटर नामांकन या आयतन प्रक्रिया के दौरान सुनिश्चित करेगा? तो देखिए इसमें पहला जो आंसर है नामांकन या आयतन पर अपलोड किया गया। उसके बाद दूसरा समर्थक दस्तावेज और हस्ताक्षरित पर्ची अपलोड की जाती है। तीसरा नामांकन के बाद सभी दस्तावेज निवासी को वापस कर दिए जाते हैं। दिए गए सभी विकल्प, तो इसका जो आंसर होगा दिए गए सभी विकल्प होगा। इसमें जितने भी चीज़ दिए गए जैसे नामांकन आयतन प्रमाण पत्र अपलोड करना, उसके बाद जो भी पर्ची है उसको समर्थक दस्तावेज और हस्ताक्षरित पर्ची अपलोड की जाती है। उसके बाद नामांकन के बाद सभी दस्तावेज निवासी को सौंप दिए जाते हैं। तो सभी चीज़ इसमें सही होगा। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है CLC ऑपरेटर की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? तो CLC ऑपरेटर की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है, देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल नामांकन की जांच करने और फॉर्म को अपडेट करने के लिए। दूसरा देखिए केवल नामांकन या अपडेट करने के लिए। CLC ऑपरेटर का यही काम होता है कि केवल नामांकन करें और अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो देखिए ECMP पे आप यहाँ पे जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हैं, ना कि CLP पे कर सकते हैं, API पे कर सकते हैं, क्लाइंट लाइट पे अपडेट कर सकते हैं, ओनली ECMP पे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है CLC ऑपरेटर को निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए था? तो देखिए CLC ऑपरेटर को जो प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, कंप्यूटर की मूल बातें में प्रमाण पत्र, CLC ऑपरेटर सर्टिफिकेट। तो CLC ऑपरेटर का जो भी प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट जो होता है सुपरवाइजर सर्टिफिकेट यहाँ पे प्राप्त होने चाहिए। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 64 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिचयकर्ता के बारे में सही है? तो देखिए परिचयकर्ता को रजिस्ट्रार, दूसरा से जोड़ा जाएगा, तीसरा से जोड़ा जाएगा, परिचयकर्ता का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तीसरा परिचयकर्ता परिवार का मुखिया होना चाहिए, चौथा परिचयकर्ता 18 से ऊपर होना चाहिए वर्ष, परिचयकर्ता केवल रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र के भीतर लोगों का परिचय करा सकता है। तो इसका जो आंसर है 1, 2 और 4 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर में जो पूछा गया है सत्यापनकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि POA दस्तावेज में नाम POI दस्तावेज में नाम से मेल खाता हो। देखिए जो भी सत्यापनकर्ता होता है उसको ये चीज़ सुनिश्चित करना होगा कि जो यहाँ पे आपका POA है उसमें भी नाम सही होना चाहिए और POI में भी यहाँ पे नाम सही होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा इसका सच होगा। उसका 66 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है केयर ऑफ फील्ड में किसका नाम दिया जाना चाहिए? तो केयर ऑफ फील्ड में परिवार का मुखिया का नाम देना होगा, न कि बच्चे का नाम। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर हो उसका नाम भी नहीं दे सकते हैं, माँ का नाम भी नहीं दे सकते। जो परिवार का सबसे मुखिया है उसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं केयर ऑफ में। उसके बाद नीचे आएंगे 67 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है बच्चे का नामांकन करते समय निम्न में से क्या अनिवार्य है? माता पिता का आधार नंबर अनिवार्य है, माता पिता की शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र अनिवार्य है, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर राजपत्रित अधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है, एक परिचयकर्ता से परिचय अनिवार्य है। तो बच्चे का नामांकन करते समय जो यहाँ पे सबसे अनिवार्य है माता पिता का आधार नंबर अनिवार्य है। उसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर में जो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन परिचयकर्ता और से अस्वीकार्य कृत्य है? तो देखिए आधार के लिए एक निवासी को नामांकन में मदद करना है, दूसरा आधार ऑपरेटर के लिए निवासी का परिचय करना है, उसके बाद निवासी की परिचय और पते की पुष्टि करना है, चौथा निवासी को उसके पिता का रूप धारण करने में मदद करना है। तो इस तरह से यहाँ पे 68 का जो है डी आंसर सही होगा। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर में जो पूछा गया है एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए परिचयकर्ताओं को आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक प्रदान करना होगा। तो देखिए कोई भी निवासी को अपना
नामांकन में कुछ भी अपडेट करने के लिए यहाँ पे अपना बायोमेट्रिक देना ही होगा। तो इसका आंसर जो है सच होगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, अन्य सेवा प्रदाताओं को खाली स्थान नामांकन प्रक्रिया या सूचना के स्थल से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन के लिए प्राधिकरण द्वारा समय समय पर नियुक्त किया जा सकता है। तो समय समय पर जो निवासी है उसको नियुक्त किया जा सकता है, न कि बायोमेट्रिक, न कि ऑडिट, न कि पहचान प्रमाण। तो इसका जो आंसर होगा निवासी होगा। उसके बाद देखिए 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, प्राधिकरण खाली स्थान उपलब्ध कराएगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार CIDR में पैनल में शामिल नामांकन एजेंसियों को ऑनबोर्ड कर सकता है। पैनल में देखिए कौन निवासी एजेंसी ऑनबोर्ड कर सकता है। तो देखिए निवासी विवरण का डेटाबेस नहीं इसमें विवरण अपडेट कर सकता है, नामांकन ID भी नहीं अपडेट कर सकता है, सूचीबद्ध करने के लिए खुला अनुरोध भी नहीं अपडेट कर सकता है, ऑनबोर्ड कर सकता है। उसके बाद नामांकन एजेंसी कोड इसमें प्राधिकरण में ऑनबोर्ड कर सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है D होगा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है, नामांकन एजेंसियों को इन विनियमों की अनुसूची भी में निर्दिष्ट सेवा प्रदाताओं के लिए हर समय खाली स्थान का पालन करना चाहिए। तो देखिए जो भी यहाँ पे नामांकन एजेंसी होता है उनको यहाँ पे इस चीज़ का पालन करना होगा, नैतिकता का पालन नहीं करना होगा, आचार संहिता का पालन करना होगा, ना कि मान का पालन करना होगा, ना कि दिशा निर्देश। तो 72 का जो आंसर होगा B होगा। तो 72 का जो भी सही आंसर है B है। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि पहचाना गया परिचयकर्ता एक परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है तो उसे आधार नामांकन को सक्षम करने के उद्देश्य से एक परिचयकर्ता होने के लिए खाली स्थान करना होगा। तो देखिए अपने मूल POI प्रमाण पत्र जमा करें। दूसरा, निवासी नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर करें। तीसरा, एक लिखित सहमति दें। उसके बाद चौथा, दिए गए सभी विकल्प। तो इसका जो आंसर है एक लिखित सहमति देना होगा। जो भी पहचाना गया है परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है उसको एक लिखित सहमति देना होगा। 73 का जो आंसर है C होगा सही आंसर। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए रजिस्ट्रार फील्ड स्तर के निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। तो रजिस्ट्रार इसका सही में जिम्मेदार होंगे। इसका आंसर जो है सही होगा सच। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग CIDR में जानकारी अपलोड करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेंगे। तो नहीं, यहाँ पे जो भी CIDR में जो भी जानकारी अपलोड करने के लिए करना चाहिए वही जानकारी इसमें अपलोड करेंगे, ना कि कोई और उद्देश्य के लिए इसकी जानकारी को उसमें अपलोड करेंगे। तो इसका आंसर जो है गलत होगा। उसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर में पूछा गया है, रजिस्ट्रारों को नामांकन करने वाली एजेंसियों द्वारा तीसरे पक्ष में नामांकन कार्य को उप अनुबंध करने की अनुमति है। तो रजिस्ट्रार को देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर होगा सच और गलत दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा गलत होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, सेवा प्रदाता खाली स्थान के हितों की रक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। तो सेवा प्रदाता जो है, देखिए सेवा प्रदाता के हितों में जो भी प्रयास करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रार दिया गया है, पर्यवेक्षक दिया गया है, निवासी और एजेंसी। तो सेवा प्रदाता निवासी के हितों की रक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा 77 का C आंसर होगा। उसके बाद देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर में जो पूछा गया है, प्राधिकरण नामांकन एजेंसियों को खाली स्थान के माध्यम से सूचीबद्ध करेगा। तो इसका जो आंसर है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ओपन RFE प्रक्रिया, ऑब्जर्वर, रजिस्ट्रार, UID। तो इसका जो आंसर है A होगा। 78 का A आंसर सही होगा। उसके बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर में जो पूछा गया है, रजिस्ट्रार तीसरे पक्ष के माध्यम से क्षेत्र स्तरीय जनशक्ति को काम पर रखने की अनुमति दे सकते हैं। तो रजिस्ट्रार देखिए इसका सही में अनुमति तीसरे पक्ष के माध्यम से दे सकते हैं।
इसका आंसर जो होगा सच होगा। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर में जो पूछा गया है, प्राधिकरण एक नामांकन एजेंसी कोड प्रदान करेगा जिसके उपयोग से रजिस्ट्रार एक पैनल में नामांकन एजेंसी को खाली स्थान में भेज सकता है। इसका आंसर देखिए यूआईडी दिया गया है, आधार दिया गया है, सीआईडीआर दिया गया है, डीआईटीवीआई दिया गया है। तो 80 का जो आंसर होगा सीआईडीआर होगा, जो भी प्राधिकरण एवं नामांकन एजेंसी कोड प्रदान करता है जिसके उपयोग से रजिस्ट्रार एक पैनल में नामांकन एजेंसी को सीआईडीआर में भेज सकता है। इसका आंसर सी है 80 का। उसके बाद देखिए 81 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है, नामांकन एजेंसियां नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग सीआईडीआर में जानकारी अपलोड करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। तो देखिए नामांकन एजेंसियां जो भी जानकारी है यहाँ पे सीआईडीआर में ओनली अपडेट करने के लिए कर सकते हैं, न कि केवल दूसरे काम के लिए कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है गलत होगा, सच और गलत का दिया गया है ऑप्शन में, तो इसका आंसर गलत होगा। उसके बाद देखिए सेवा प्रदाता नामांकन और अद्यतन डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन करेंगे। तो सही में पालन करेंगे, इसका आंसर जो है सच होगा। उसके बाद देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर में जो पूछा गया है, देश भर के निवासियों के नामांकन और अद्यतन की प्राधिकरण द्वारा खाली स्थान के माध्यम से रजिस्ट्रारों को नियुक्त की जाएगी और इसमें ऐसी संस्थाओं शामिल हो सकती है जो अपने कार्यक्रम और कार्यान्वयन के सामान्य पाठ्यक्रम में निवासियों के साथ बातचीत करती है। तो देखिए इसका आंसर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें कौन सा आंसर सही है? तो देखिए सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विसेज, समझौता ज्ञापन या समझौते, फील्ड स्तरीय निष्पादन, ऑनलाइन मोड। तो इसका जो आंसर है 83 का बी आंसर सही होगा। इसके नीचे आएंगे, नीचे आ जाने के बाद देखिए 84 नंबर में क्वेश्चन जो पूछा गया है, खाली स्थान क्षेत्र स्तरीय निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो इसका जो निगरानी और लेखा परीक्षा का जो जिम्मेदार होगा रजिस्ट्रार होगा, सेवा प्रदाता नहीं होगा, नामांकन एजेंसी नहीं होगा, पर्यवेक्षक नहीं होगा। इसके बाद देखिए 85 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग खाली स्थान पर जानकारी अपलोड करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेंगे? नहीं, ओनली सीआईडीआर अपलोड करने के लिए इसमें करेंगे, न कि यूआईडी करेंगे, न कि सीएससी गवर्नमेंट सर्विसेज करेगी, न आरएफओई करेगी। तो जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान जो भी जानकारी एकत्रित करती है, जो इकट्ठा करती है, यहाँ पे ओनली सीआईडीआर अपलोड करने में उसकी उद्देश्य करेंगे, अपलोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर में जो पूछा गया है, प्राधिकरण एक एक खाली स्थान प्रदान करेगा जिसका उपयोग करके रजिस्ट्रार सीआईडीआर में एक पैनल शामिल नामांकन एजेंसी को ऑनबोर्ड कर सकता है। तो नामांकन एजेंसी को जो ऑनबोर्ड कर सकता है, इनरोलमेंट एजेंसी, नामांकन एजेंसी कोड इसका कर सकता है, ऑनबोर्ड कर सकता है, न कि वन टाइम पासवर्ड, सत्यापन कोड, पहचान संख्या। तो 86 का जो आंसर है सही आंसर है नामांकन एजेंसी कोड। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर में जो पूछा गया है, अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा खाली स्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया माना जाएगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन दिया गया, अध्यक्ष दिया गया है, सदस्य सचिव दिया गया है, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि दिया गया है और नामांकन एजेंसियां दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा नामांकन एजेंसियां सही होगा। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर में जो पूछा गया है, प्राधिकरण एक खाली स्थान प्रक्रिया के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। प्राधिकरण किसको सूचीबद्ध करेगा? तो देखिए यहाँ पे केंद्रीय पहचान डेटा भंडार को भी यहाँ पे सूचीबद्ध नहीं करेगा, नामांकन आईडी को भी सूचीबद्ध नहीं करेगा। सूचीबद्ध करने के लिए खुला अनुरोध होना चाहिए, अन्य नामांकन एजेंसी कोड को सूचीबद्ध करेगा। तो इसका जो आंसर है आपको सी होगा, 88 का सी आंसर सही है। उसके बाद देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर में जो पूछा गया है, अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना किसी भी सेवा प्रदाता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी विनियमन
प्रक्रिया, मानक, दिशा निर्देशों या आदेश का उल्लंघन ऐसे सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों के खाली स्थान में परिणाम हो सकता है। देखिए इसका ऑप्शन जो दिया गया है, निष्पादन, तत्काल निलंबन, जुर्माना और समाप्ति। तो इसका आंसर आपको 89 का बी आंसर सही होगा, तत्काल निलंबन। उसके बाद देखिए 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर में जो पूछा गया है, 90 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ पे प्राधिकरण खाली स्थान की नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा। तो इसमें प्राधिकरण की जो नामांकन होता है उसका गतिविधियों का कौन इसमें निगरानी करेगा? रजिस्ट्रार निगरानी नहीं कर सकता है, नामांकन एजेंसियाँ और संचालक इसका निगरानी नहीं कर सकता है, पर्यवेक्षक और नामांकन से जुड़े अन्य कर्मी भी इसका निगरानी नहीं कर सकता है। उसके बाद सभी दिए गए। तो देखिए इसमें सभी दिए गए जितने भी इसमें, तो इसका जो आंसर होगा 90 का डी आंसर होगा, सभी दिए गए। रजिस्ट्रार भी इसका निगरानी कर सकता है, नामांकन एजेंसियां भी इसका निगरानी कर सकता है, पर्यवेक्षक और नामांकन से जुड़े अन्य कर्मी जो है इसका निगरानी कर सकता है। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर में जो पूछा गया है, खाली स्थान को प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निवासी नामांकन प्रक्रिया या जानकारी को अध्ययन करने से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन के लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो देखिए इसमें परीक्षण और प्रमाणन एजेंसियां को नियुक्त नहीं किया जा सकता, अन्य सेवा प्रदाता को नियुक्त किया जा सकता है, रजिस्ट्रार को भी नहीं नियुक्त किया जा सकता है, CIDR को भी नहीं नियुक्त किया जा सकता है। 91 का जो आंसर होगा आपको बी आंसर होगा सही। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है, रजिस्ट्रार प्राधिकरण को खाली स्थान के उद्देश्य के लिए किसी भी पुस्तक, रिकॉर्ड, दस्तावेजों और कंप्यूटर डेटा की जांच के लिए अपने कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देंगे। तो देखिए इसकी अनुमति जो देंगे रजिस्ट्रार प्राधिकरण को, लेखा नहीं दे सकते हैं, वित्तीय प्रशासन नहीं दे सकते हैं, ऑडिट करने की अनुमति इसमें दे सकते हैं, न कि अनुपालन की। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर में जो पूछा गया है, रजिस्ट्रार अपनी वेबसाइट पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उपयुक्त जानकारी प्रदर्शित करेंगे, जिसमें खाली स्थान के लिए उपलब्ध व्यक्तियों और सेवाओं के संपर्क विवरण में शामिल है। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए NRI दिया गया है, उसके बाद अधिकृत लोग दिया गया है, निवासी दिया गया है, पर्यवेक्षक दिया गया है। तो रजिस्ट्रार अपनी वेबसाइट पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के पर्याप्त और उपयुक्त जानकारी को प्रदर्शित करेंगे, जिसमें निवासी के लिए उपलब्ध व्यक्तियों और सेवाओं के संपर्क में विवरण शामिल है। तो इसका जो आंसर होगा 93 का सी आंसर सही होगा। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन। 94 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त के लिए पात्र संस्थाएं हैं? तो देखिए रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त के लिए कौन पात्र संस्था है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें, केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, उनके अधीन एजेंसियों। उसके बाद केंद्र या राज्य सरकारों की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और राष्ट्रीय प्रतिभूतियों की डिपॉजिटरी सहित विनियमित संस्थाएं। तो इसका जो आंसर होगा 94 का डी आंसर होगा। जितने भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सभी इसमें के लिए पात्र संस्थाएं हैं रजिस्ट्रार के रूप में। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर में पूछा गया है, रजिस्ट्रार नामांकन एजेंसियों द्वारा नामांकन के कार्यों के उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे। तो इसका अनुमति जो देंगे, देखिए सदस्य सचिव नहीं दे सकते हैं, सेवा प्रदाता नहीं दे सकते हैं, पर्यवेक्षक नहीं दे सकते हैं और पक्ष इसका अनुमति नहीं देंगे। तो इसका 95 का जो आंसर होगा 95 का आंसर जो होगा सी सही होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे आपका रजिस्ट्रार 2 का यहाँ पे अध्याय 2 का जो आंसर है कंप्लीट हो गया है। आंसर और क्वेश्चन भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए।